हेलो एवरीवन, वेलकम टू जय की पाठशाला। आज जो है हमारे पास एक नए मेहमान आए हैं जिनका नाम है अजीत दांगी, जो झारखंड से बिलोंग करते हैं और उन्होंने सीपीओ 2019 में अपना प्री और जो मेंस है दोनों क्लियर किया था और फिजिकल भी। और वो जस्ट एक दो दिन पहले मेडिकल एग्जामिनेशन दे के आए हैं और उनसे जो है हम इन सारे दौर के बारे में पूछेंगे कि उन्होंने मेडिकल एग्जामिनेशन में उन्हें क्या क्या सामना करना पड़ा और फिजिकल टेस्ट कैसा रहा था। ठीक है, तो हम सबसे पहले वेलकम करते हैं अजीत दांगी जी को। हेलो दांगी। जी, थैंक यू मृत्युंजय जी। एंड हेलो एवरीवन। मुझे बहुत ओके खुशी हो रही है कि मैं मृत्युंजय जी की जय की पाठशाला पे कुछ लोगों की मदद कर पाऊँ अपने इस सेशन के दौरान। ओके ओके, फिर वेरी वेलकम फॉर दिस। ठीक है, तो चलिए अब आपसे हम कुछ जानना चाहते हैं कि आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि जी आपका जो फिजिकल टेस्ट था वो कब हुआ था। जी जी। मेरा जो फिजिकल टेस्ट था, एक्चुअली जो झारखंड के अंदर जितने भी कैंडिडेट थे उनका फिजिकल जो था वो जनवरी महीने में हुआ था। अच्छा और अच्छा। ये आईटीबीपी रांची में कंडक्ट किया गया था। ओके, और थोड़ा सा आप अपने बैकग्राउंड के बारे में बता दीजिए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और थोड़ा जी, बहुत अपने बारे में मैं इंफॉर्मेशन। झारखंड के रामगढ़ जिला का निवासी हूँ। अच्छा। और मैंने जो है ग्रेजुएशन में इंजीनियरिंग की है। मेरा ब्रांच जो है सिविल इंजीनियरिंग रहा है। ओके, ठीक जी, है। तो उसके बाद मैंने जो है 2019 से सीजीएल और सीपीओ की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। अच्छा अच्छा, था जैसा मुझे पता है कि आपने सीजीएल 2019 में भी अच्छे मार्क्स लाए हैं। और आप किस कैटेगरी से जी बिलोंग करते हैं। जी, मैं ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। ओके ओके, वेरी गुड। तो आप मुझे ये बता दीजिए कि आपके मार्क्स कितने कितने रहे हैं प्री और मेंस दोनों में, सीपीओ के। सीपीओ सीपीओ के अच्छा। सीपीओ के प्री में मेरे मार्क्स थे 127.25 अप्रोक्स। एंड इन मेंस माय स्कोर वाज 181.50। ओके ओके, बहुत अच्छे। अच्छा, आपका ड्रीम पोस्ट क्या है। जी, मेरा ड्रीम पोस्ट एएसएफ है। अगर वो मिल जाए तो बहुत खुशी होगी। अच्छा, और एक और बात मुझे बता दें क्योंकि ये क्वेरी रहता है कि अगर आप सीजीएल भी निकालें और सीपीओ भी दोनों में आप क्लियर किए हैं तो आपका जो है प्रेफरेंस में कौन रहेगा सबसे ऊपर, सीपीओ या फिर सीजीएल। फिलहाल तो चूंकि डिफेंस मुझे बहुत पसंद है, स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से आता हूं, तो मैं सीपीओ ही प्रेफर करूंगा। ओके ओके, बहुत अच्छे। तो आप हमको एक बात बता दीजिए, अब जो है जैसे कि मेडिकल एग्जामिनेशन होता है इसके बारे में लगभग जो मेन इन्फॉर्मेशन है ना, किस किस तरह से कंडक्ट किए जाते हैं और उसमें किस किस तरह के प्रॉब्लम आते हैं, इसका कोई प्रॉपर जो है कहीं पे कुछ उसके बारे में बताया नहीं गया है। ठीक है, ऐसे मैंने अपने चैनल पे इसका जो प्रोसेस होता है वो जिससे एडमिट कार्ड एक मिला था मुझे उसके द्वारा उसमें जो कुछ मेंशन किया हुआ था वो मैंने बताया था। ठीक है, लेकिन आप जो है आप चूंकि अच्छा। मेडिकल एग्जामिनेशन अभी जस्ट गुजरे हैं, वहां से पास करके आए हैं और आपको क्लियर भी मिला है, तो आप ज़रूर मुझे ये बताएं कि एकदम एक वन बाय वन कि मेडिकल एग्जामिनेशन में आप जिस दिन गए कहाँ पे था और किस किस तरह से हुआ है, चाहे विजन साइट के बारे में बात हो या फिर कोई मार्क्स के बारे में बात हो, वो सारा कुछ मुझे थोड़ा सा डिटेल में बताएं ताकि सब लोग ये जान पाए जी कि जी कैसे कैसे प्रोसेस होता है। ओके, हाँ दांगी जी, कंटिन्यू कीजिए। जरूर। एक्चुअली मैंने जो ये फॉर्म भरा था वो ईस्टर्न रीजन से भरा था, और हम्म ईस्टर्न रीजन के सभी कैंडिडेट्स का जो मेडिकल है हम्म। वो वेस्ट बंगाल में सिलीगुड़ी में बीएसएफ कैंप कदम तला में जो है ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है मेडिकल। जो कि बीएसएफ कैंप के अंदर एक कंपोजिट हॉस्पिटल है, वहीं पे जो है ये स्टार्ट हो। जो कि चूंकि मेडिकल 18 तारीख से 23 तारीख के अप्रोक्स चलने का है, और 18 से 23 से भी बढ़ जा रहा है, क्योंकि कुछ कारण होने की वजह से वहाँ वो डेट इंक्रीज कर जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं उस पर। मेरा जो मेडिकल था वो 21st को था, 21 अक्टूबर को। सुबह अच्छा 6 बजे रिपोर्टिंग था वहाँ पे। मैं समय अनुसार तो पहुंच गया था। सबसे पहले वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग पहले आपके यूरिन लेते हैं, फिर ब्लड लेते हैं, फिर चेस्ट का एक्सरे। पहले दिन कुछ ज्यादा कुछ नहीं होता है, बस यही सब होता है। उसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स भरे जाते हैं जिसमें आपसे डिक्लेरेशन लिया जाता है कि आप प्रेजेंट हैं, आपके अटेंडेंस सीट भरी जाती है, आपके अपने हैंड राइटिंग में उस चीज को लिखा जाता है कि आप वहाँ प्रेजेंट है। इस तरह से जो है प्रोसेस स्टार्ट हुआ पहले दिन। ओके उसके बाद क्योंकि पहले दिन में आरटीपीसीआर का टेस्ट हुआ, इसलिए जो ईस्टर्न रीजन में आरटीपीसीआर के रिजल्ट आने में 48 आवर्स का समय लगता है। तो वो जिस दिन हम, जैसे मान लीजिए कि मैं 21 को पहुंचा, तो हम्म। 21 को 10-11 बजे के करीब उन्होंने आरटीपीसीआर टेस्ट सैंपल लिया हमारा। सैंपल के बाद आरटीपीसीआर का 48 आवर्स लगा, तो अगले दिन हमें जो है वो छुट्टी दे दी। उसके बाद उसके अगले दिन यानी तीसरे दिन हमें फिर से 8 बजे सुबह बुलाया गया।
उसके बाद जो मेन मेन पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि प्रोसेस बाय प्रोसेस आई वुड लाइक टू टेल यू। हाँ हाँ जैसे ठीक है। सबसे पहले उन्होंने हाइट और वेट मेजर किया। हाइट और वेट के बाद उन्होंने हाइट वेट के बाद उन्होंने फुल बॉडी बॉडी को, जैसे पहले तो सारे अनड्रेस किया, सबको अनड्रेस करवाया। अनड्रेस करने के बाद जो है वो लोग को अपने से आइडेंटिफी, जो मेडिकल ऑफिसर होता है वो अपने से आइडेंटिफिकेशन मार्क ढूंढता है पूरे बॉडी में कहाँ कहाँ ऐसा है जो कि परमानेंट, जैसे किसी के मोल है, किसी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, किसी का छोटा टैटू है या फिर बर्थ मार्क है, ये ढूंढते हैं और उसको वो नोट डाउन करता है। उसके बाद हाइट वेट के बाद वो कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट होता है। ईयर, कुछ कान के चेकअप करते हैं कि वो पर्दा जो है वो सही से दिख रहा है या नहीं। टीथ काउंट होता है। फिर डीएनएस चेक होता है, नाक के अंदर वो टॉर्च मार के देखते हैं कि कुछ स्लाइट कोई प्रॉब्लम है क्या। वो देखने के बाद वो लोग जो है, उसके बाद जो है पाइल्स का चेकअप होता है। फिर जो है टेस्टिकल्स का चेकअप होता है और पीनस का भी चेकअप होता है। तो ओके। वो जो ये प्रोसेस है, ये टोटल चलने के बाद, ये सब करने के बाद थोड़ा गैप मिलता है। उसके बाद फिर नॉकनी, फ्लैट फुट और बीपी और पल्स चेक किया जाता है। ये सब के बाद लास्ट में जो है विजन टेस्ट होता है। विजन टेस्ट में कलर विजन तो पहले ही हो जाता है, लेकिन विजन टेस्ट में जो 6x6 और 6x9 का टेस्ट होता है, उसके बाद जो है टाइम देते हैं अप्रोक्स 1 डेढ़ 2 घंटे लगते हैं ये सब प्रोसेस में। उसके बाद अप्रोक्स 4 से 5 घंटे वो लोग टाइम लेते हैं। उसके बाद करीब शाम को 4-5 बजे वो रिजल्ट अनाउंस कर देते हैं। अप्रोक्स 5 बजे के करीब वो रिजल्ट अनाउंस कर देते हैं। अच्छा, तो दांगी जी मुझे क्या है कि बहुत सारा क्वेरी मिला था कि ये वो पूछ रहे थे कि जैसे जी मार्क्स, जैसे आपने मार्क्स के बारे में बताया, तो जैसे मान लीजिए जी दो मार्क्स जो मेन इंपॉर्टेंट होते हैं, एक होते हैं कि लोग टैटू बनाए रहते हैं, दूसरा क्या है ऑपरेशन का जी जो मार्क्स होता है। आप इस दोनों के बारे में पूरा जी क्लियर कीजिए कि वहाँ क्या प्रॉब्लम हो जी सकता जी है। जी जरूर। ठीक है, क्या कंफ्यूजन अगर है। आपके, जी जी, सॉरी सॉरी टू हम्म, डिस्टर्ब। एक्चुअली अगर आपके बॉडी में कहीं पे भी सर्जरी हुआ हो, अच्छा। तो दे डिमांड पेपर, कि अगर आपने कहीं से करवाया है तो फिर आप वो पेपर दिखाइए कि हाँ ये आपने करवाया है, किस डेट में करवाया और किस चीज की सर्जरी। जैसे मान लीजिए मेरा खुद का अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था, तो मैंने जो है वो सर्जरी का वो रिपोर्ट जो था, जो मेरे अपेंडिक्स अल्ट्रासाउंड के साथ वो जो किस हॉस्पिटल में, वो जाके मैंने, वो लोगों ने डिमांड किया, मैंने दिया। वैसे अगर किसी का हाथ में भी सर्जरी होता है, कभी एक्सीडेंट हो जाने के बाद, बहुत बार अलग अलग लोगों के अलग अलग परेशानियां हैं, तो वो लोग चेक करते हैं कि क्या उनके मेडिकल स्टैंडर्ड से थोड़ा हटके है या फिर वो उतना चल जाएगा, वो देख लेते हैं। पर अपेंडिक्स ऑपरेशन फाइनली जो है, छोटा मोटा सर्जरी जो है वो अलाउड है, उससे कोई दिक्कत नहीं। रही बात टैटू की, तो रिलीजियस टैटू में वो अलाउ कर रहे हैं। और ये रिलीजियस टैटू वाला जो इशू है वो उसके साइज पे मैटर करता है और प्लेस पे मैटर करता है, ओके। और मेडिकल ऑफिसर के मूड पर भी मैटर करता है। तो ये बेटर होगा कि अगर आपका साइज छोटा हो, टैटू का रिलीजियस टैटू हो तो चल जाएगा। लेकिन अगर कोई और अदर टैटू हो, जैसे नाम हो, माँ पापा का नाम हो या किसी का भी नाम हो, या फिर कोई स्टाइलिश टैटू हो, तो उसको लेजर या सर्जरी के द्वारा रिमूव करवा ले तो बेटर होगा, क्योंकि ये रिस्क लेना थोड़ा महंगा पड़ सकता है। क्योंकि डिटेल मेडिकल थोड़ा आसान होता है, री मेडिकल थोड़ा टफ होता है। जो कि री मेडिकल जस्ट अगले दिन होता है, तो आप एक दिन में बहुत सारा चेंज नहीं कर सकते हैं अपने बॉडी में। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब था अगर टैटू है तो टैटू को हम हटा सकते हैं और उसके बाद जाएं तो भी हम जी जी। पास कर जाएंगे, क्लियर कर सकते हैं हाँ। अपना। हाँ एकदम कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो टैटू थोड़ा बहुत दिखे तो मार्जिन से चल जाता है। अगर वो वर्दी के अंदर हो, जैसे कंधे से लेके पीठ वगैरह में छोटा टैटू हो तो चल जाता है। और अच्छा। इधर बाहर में अगर पूरा ओपन में दिख जाए वर्दी से, तो उस वो रिलीजियस टैटू तक अलाउ कर देते हैं कि चलो रिलीजियस टैटू है तो अलाउ हो जाए। उसके लिए कंडीशन है कि ये जो आप देख रहे होंगे मेरा आम, हाँ ये हाँ। ये जो 4 पॉइंट है, इसके अंदर टैटू हो या इसके अंदर टैटू हो तो वो अलाउ कर देते हैं। वो भी टैटू का एक क्राइटेरिया है कि वो रिलीजियस टैटू होना चाहिए। अच्छा। उसके अलावा ये हथेली पे इतना सब जो भाग है, हाँ हाँ। इस पे वो अलाउ कर देते हैं। लेकिन वो रिलीजियस टैटू होने पर ही उस, और अगर साइज ज्यादा बड़ा हो तो वो अलाउ नहीं कर रहे हैं। अच्छा, चलिए आपने बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन जो है हम लोगों के साथ शेयर किया है, क्योंकि ये सारे क्वेरीज रहते जी हैं कि किस किस तरह से हम जो है जो मेडिकल एग्जामिनेशन में जाते हैं तो उसके थ्रू क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है। तो ठीक है, तो जो ये जी मेडिकल एग्जामिनेशन का जो आपने रिव्यू बोला, ये कब मिलता है आपको। जी। ये जिस दिन, जैसे मान लीजिए मैंने 21st को रिपोर्ट किया, हम्म। उस दिन 50%
चेकअप तो उसी दिन हो जाता है, क्योंकि ब्लड यूरिन दे वो लोग ले लेते हैं, ब्लड यूरिन वगैरह ये सब जो कलेक्शन हो जाता है, उसके एक दिन बाद रिपोर्ट आती है उसको, फिर उसके अगले दिन जो है वो नौकनी वगैरह ये सब कुछ कर लेते हैं। वो सारा चीज उनके हाथ में ही होता है, वो सब चीज सारा रिपोर्ट वो लिखते जाते रहता है। शाम तक उसी दिन शाम को जो है 5 बजे वो डिक्लेयर कर देते हैं रिजल्ट। अच्छा, और एक और चीज़ है कि जैसे कि मान लीजिए जिस समय वहाँ रिपोर्ट लिख रहे हैं, तो ऐसा भी कुछ बताए थे आप कि मतलब वहाँ इंटरवीन नहीं कर सकते हम ना, मतलब जी इंटरेक्शन जी नहीं डाल हाँ, सकते। वो हाँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप वहाँ कुछ नहीं बोल सकते हैं। वो अच्छा। अपने से चेकअप करेंगे, आपको एक शब्द नहीं बोलना है, नहीं तो मेडिकल ऑफिसर गुस्सा भी जाते हैं। वो कहते हैं कि उनका कहना होता है कि हमें मत सिखाओ, हमें पता है कि क्या देखना है। अच्छा, एकदम बिल्कुल तो सही वहां पे बोले। बेटर होगा कि आप वहां पे खड़े हो, जो जो कहा जाए बाय हार्ट उसको फॉलो कीजिए, कुछ नहीं करना है। अगर आप करेक्ट हैं, आपके बॉडी में कोई एलिमेंट नहीं है, तो आप आराम से क्लियर हो जाएंगे। और रही बात अगर कोई दिक्कत भी हो, तो थोड़ा लक पे भी भरोसा करना चाहिए और परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि परेशान होने पे आपका बीपी पे प्रेशर पड़ सकता है और इससे बीपी का जो मेजरमेंट है वो गड़बड़ हो सकता है। तो बेटर रहे कि वो कूल रहे, तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ये आपने बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन वो शेयर किया लास्ट में, मतलब कि आप जब वहाँ जाते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन में, तो आप बिल्कुल सारा कुछ उन जी पे छोड़ दें। इसके अलावा क्या है कि आप पहले से जो कुछ रिक्वायरमेंट हो इन्फॉर्मेशन सारा पढ़ लें, उस हिसाब से खुद को तैयार कर लें। कुछ भी अगर कोई एलिमेंट कोई जी जी प्रॉब्लम है तो उसके रिगार्डिंग भी आप थोड़ा सा एक चीज़ और बता दीजिए, जैसे कि जब हम प्रिपरेशन के बाद जाते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, उससे पहले क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब स्टूडेंट वहाँ जी एडमिट होते हैं। हाँ। जी, उससे पहले ध्यान ये कि हाइट हाइट के रिस्पेक्ट में उनका वेट क्या है। अगर वो ओवर वेट है तो वेट कम कर ले, अगर वो अंडर वेट है तो वेट बढ़ा ले, क्योंकि ओवर वेट और अंडर वेट में रीमेडिकल मिलना तय है। रीमेडिकल के बाद लोग काफी मेहनत करने लगते हैं, केला खाते हैं, पानी पीते हैं वजन बढ़ाने के लिए, तो उनको वो प्रेशर झेलना पड़ता है, उस समय प्रेशर काफी बढ़ जाता है। या फिर ओवर वेट है तो उनको जो है एक दिन में तो वेट तुरंत में डाउन होता नहीं है, 500 1 किलो तक तो वो अलाउ कर देते हैं, पर उनसे ज्यादा होने पर उन्हें जो है अनफिट भी किया जा सकता है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वेट हाइट वेट चार्ट जो है वो जरूर पहले देख ले और उसके हिसाब से अपना वेट जो है मैनेज करके जाए। स्पेशली ओवर वेट और अंडर वेट वाले स्टूडेंट्स के लिए मेरे तरफ से राय है, ये ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को री मेडिकल मिला है अंडर वेट और ओवर वेट में। तो बेटर होगा इस पे काम कर ले, क्योंकि डिटेल मेडिकल जो है ज्यादा अच्छा होता है, री मेडिकल थोड़ा डेंजर होता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि किस तरह से क्या हो रहा है वहां पे। ओके, तो चलिए, आपका मेडिकल एग्जामिनेशन का जितना भी आपने मेरे साथ शेयर किया है ये सबको बहुत अच्छा फ़ायदा पहुंचाएगा, क्योंकि और लोग को जो इन्फॉर्मेशन जो भी उनको चाहिए वो उनको मिल चुका होगा। अब रही बात कि अब चूंकि जी मैंने शुरुआत में ही बोला था कि आपका सीजीएल में भी सिलेक्शन हुआ है, तो ज़रूर ये जी क्वेरी जी आएगा हमारे कमेंट बॉक्स में कि आपका सीजीएल में कितना मार्क्स रहा था। वो ज़रूर आप टोटल बता दें, आपके मार्क्स कितने रहे थे। जी। अब टीयर 3 के बाद कंप्लीट मेरा जो स्कोर है वो 634.5 है। ओके ओके, बहुत अच्छा, 634 मतलब बहुत अच्छा मार्क्स है आपको। आपको एटलीस्ट तो फोर्टी जी सिक्स थैंक यू। हंड्रेड ग्रेड पे मिलना तय है। और दूसरा क्या है कि मुझे ये वो तो हाँ हाँ। वो तो रिजल्ट ही बताएगा, अभी फिलहाल मैं भी कुछ नहीं कह सकता हूँ उसमें। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो और भी जो चीज़ें हैं ना, जैसे सीजीएस रिलेटेड या सीपीओ के मार्क्स या इन चीज़ों को रिलेटेड कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, हम ज़रूर जानेंगे, क्योंकि आपका जो है इंग्लिश में आपका मेंस दोनों में, मतलब कि आप मैं बोल दूं कि सीजीएल या सीपीओ दोनों के मेंस में आपके अच्छे रिजल्ट रहे हैं। ठीक है। सॉरी, इनका थोड़ा वीडियो रुक गया है नेट कनेक्शन की वजह से। ओके अच्छा। ओके ओके, सॉरी। हाँ, अब दांगी हमारे पास हैं, अवेलेबल हैं, क्योंकि इनका वीडियो रुक गया था, इसके लिए सॉरी आप लोगों को। जी ठीक है। दूसरा क्या है कि आप लोग को जो भी क्वेरी हो आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा, और उसका जो है आप फुल रिप्लाई जो है आपको खुद दांगी जी वहाँ पे देंगे, अगर कोई मेडिकल एग्जामिनेशन या सीपीओ या प्रिपरेशन से भी रिलेटेड हो। क्योंकि हम दांगी जी को ज़रूर अपने नेक्स्ट जो हम लोग जो एक सेशन चालू करने वाले हैं, टॉक विथ टॉपर्स, जब इनका फाइनल रिजल्ट आएगा जनवरी 31 जनवरी को आ रहा है ना। जी जी, 31 जनवरी को एसएससी सीपीओ का रिजल्ट है और 15 फेब को एसएससी सीजीएल का रिजल्ट। ठीक है, तो ये दो डेट हैं, और उसके बाद जो है हम इनको ज़रूर अपने चैनल पे बुलाएंगे, ताकि ये जो है प्रिपरेशन स्ट्रेटजी और किस किस तरह से इन्होंने किया। क्योंकि इनका एक और मैं बात बता दूं आज ही आपको, कि ये मतलब खुद से प्रिपेयर किए हैं, सेल्फ स्टडी किए हैं अपने गांव में ही रह के। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि हम लोग क्या होते हैं कि कहीं ना कहीं जाते हैं और किसी किसी मान लिए ऑफलाइन भी क्लास लेके तैयारी करते हैं, बट ये क्या किया, अपने खुद से अपनी एक स्ट्रेटजी बना के खुद से तैयार किया है खुद को, और उसके बाद एक अच्छा मार्क्स, मतलब एक डिसेंट जो स्कोर होता है उन्होंने इन्होंने ये अचीव किया है। ठीक है। तो आप लास्ट में बताइए दांगी जी, आप क्या कहना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को। जी मैं यही कहना चाहता हूँ कि लक्ष्य जो है, लक्ष्य पे ध्यान रखें और
मेहनत करते रहें, क्योंकि बहुत उतार चढ़ाव आता है एसएससी के एग्जाम में, पर ध्यान रहे कि अपने आप पे भरोसा रखें और कंटिन्यू मेहनत करते रहें, और ओके। जरूर सफलता मिलेगी, भरोसा रखें खुद पे। अच्छा अच्छा, तो आप ये बता दिए सीपीयू के मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद आपका क्या प्रोसेस है, आगे कौन सा स्टेप है? अभी तो फिलहाल आगे देखता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, स्टेट पीसीएस है, यूपीएससी सीएपीएफ है, तो अच्छा अभी कुछ डिसाइड नहीं किया है, फिलहाल रेस्ट कर रहा हूँ। अच्छा थोड़ा अच्छा, ठीक ठीक, तो घर मतलब वर में भी आप, थोड़ा टाइम बिता रहा हूँ फैमिली के साथ। अच्छा, और दूसरा क्या है कि अपने फाइनल रिजल्ट का भी इंतजार करेंगे, अभी आपका डीवी बाकी है ना, सीपीयू का? जी जी, डीबी बाकी है अभी। ठीक है, तो आपको दोनों एग्जाम के फाइनल रिजल्ट के लिए मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, इवन मेरे व्यूअर्स की तरफ से जी भी। जी ठीक है, आप मतलब आप अपने फ्यूचर में बहुत अच्छा रैंक लाएं, और आपका ये जो है, जो आपका गोल था वो बिल्कुल परफेक्टली सेटअप हो जाए। ठीक है। जी, थैंक यू सो ओके मच ओके, आपको मृत्युंजय मेरे जी। मेरे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे अगले, जब भी आपका फाइनल रिजल्ट आता है हम जरूर आपसे मिलेंगे। ठीक है। तो तो हम यहीं पे अपना ये सेशन एंड करते हैं। आपको व्यूअर्स और दांगी दोनों को बहुत सारा थैंक यू, व्यूअर्स को ये वीडियो वॉच करने के लिए, और दांगी को यहाँ पे हमारे इस इनविटेशन को स्वीकार करने के लिए। आप जो भी हैं हमारे चैनल पर नए हैं, आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक और शेयर करना इस वीडियो को बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ से जो है हम आगे जो है इसी तरह का सेशन आपके लिए लाते रहेंगे। दूसरा क्या है कि एक और थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन में ऐड कर दूं, कि मैं जो सुबह 8 बजे आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूं, जो कि आपका सीजीएल 2020 प्रीलिम्स के हर एक शिफ्ट का क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन जो मैथ्स का होता है, वो मैं लगातार आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ और एक नए क्लास के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से अलविदा, बाय बाय, थैंक यू। जी।